तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आधुनिक युग से पहले यानी मॉडर्न टाइम से पहले की बात कर रहा है कि मॉडर्न टाइम से पहले क्या था। तो सबसे पहले शब्द को पर हम फोकस करते हैं। पहला शब्द है हमारा वैश्वीकरण। क्या वर्ड है बेटा हमारा? वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण को आप देखिए, मैं वैश्वीकरण में से एक वर्ड को अलग कर देता हूँ, विश्व, है ना। इसको ध्यान रखिएगा कि वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहा है बच्चा इसने? ध्यान से सुनिए बच्चा, कि व्यक्तियों, सामानों, नौकरियों का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित होना वैश्वीकरण कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, यानी व्यक्तियों का, नौकरियों का या किसी वस्तु का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण होना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन, प्रवासन का मतलब होता है प्रस्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। यानी हमें इस वैश्वीकरण को समझने के लिए क्या समझना होगा कि लोगों का आवागमन कैसे हुआ, रोजगार की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचे, शहरों में कैसे आवाजाही हुई, ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। अगला पॉइंट है हमारा बेटा भूमंडलीकरण। क्या है बेटा? भूमंडलीकरण। अब भूमंडलीकरण क्या होता है कि दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। भूमंडलीकरण यानी दुनिया में, भूमंडल मतलब पूरी दुनिया में, आर्थिक यानी पैसे का, सांस्कृतिक यानी कल्चर का, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, धार्मिक यानी अपने अपने धर्मों का, और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण। इसको मैं इजी लैंग्वेज में कर देता हूँ, यानी पूरी दुनिया में आर्थिक यानी पैसे का, सांस्कृतिक यानी अपनी अपनी कल्चर का, संस्कृति का, राजनीतिक, राजनीति का, धार्मिक और सामाजिक चीज़ों का मेल एक जगह एकत्रित होना ही क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। अब कैसे, उदाहरण से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज एक व्यक्ति अपने देश के धर्म, संस्कृति को अपनाते हुए दूसरे देश में यदि घूमने जाता है तो दूसरे देश के लोग उसकी संस्कृति, उसके धर्म, उसके पहनावे से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस क्षेत्र का आदमी है। आगे है पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रभावित होते हैं। अब एक देश दूसरे देश की सूचना के बारे में क्या खोज की जा रही है, किस प्रकार के शोध किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं मीडिया के द्वारा। तो ये चीज़ें आपकी हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्राचीन काल। अभी हमने आधुनिक काल के में से पहले की बात, अब आती प्राचीन काल में क्या था कि यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए उत्पीड़न, यानी जो यात्री थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, वो अपने जान को बचाने के लिए, ठीक है, अपने उत्पीड़न से बचने के लिए वो क्या करते थे? एक देश से दूसरे देश से में या कहीं पर जाकर छुप जाते थे। अगला है हमारा सिल्क रूट। इस पर आपको ध्यान नहीं गया होगा, मैं समझता हूँ आपको समझ में भी नहीं आया होगा सर बताना क्या चाह रहे थे। ये आपको आगे समझ में आएगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पर फिनिश कर देता हूँ, इस वाले हिस्से को। इस पर ध्यान मत दीजिएगा, सिल्क रूट पर ध्यान दीजिए। सिल्क माने होता है रेशम और रूट माने होता है बेटा मार्ग। इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यही सबसे पहली ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का काम किया। ठीक,
सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था, यानी सबसे पहला व्यापारिक मार्ग इसमें इसे ही मान सकते हैं, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागर तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। यानी रेशम के कपड़े का व्यापार भारत, फारस, अरब, ग्रीस, है ना, और इटली और एशिया से भूमध्य सागर से होते हुए एक देश से दूसरे देश में पहुंचा। आपने पुराने ज़माने के जैसे लेफलेला देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, उनमें ज़्यादा सिल्क की कपड़ों का प्रयोग किया गया है ना, रेशम के कपड़ों का। सिल्क मार्ग यानी ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते हैं। यानी इस सिल्क की वजह से ही व्यक्ति भारत से जुड़ा। ठीक, तो ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते हैं, क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति या तो ज़मीन के रास्ते या समुद्र मार्ग के रास्ते से पहुंचा। वैसे तो मोस्टली समुद्र मार्ग के रास्ते से ही पहुंचे थे पहले। अगला है बेटा रेशम मार्ग की विशेषताएं, यानी इसका क्या विशेषताएं थी, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, रेशम मार्ग की विशेषताएं, इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे, पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा, इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। इस सिल्क रूट को क्यों प्रयोग किया गया कि इसी सिल्क की पूर्ति के लिए, इसी सिल्क की मांग बढ़ने की वजह से एक देश दूसरे देश तक जुड़ा। ठीक है ना बेटा। अब जब रास्ता मिल गया, चाहे वो ज़मीनी रास्ता हो या समुद्री रास्ता हो, तो चीन से चीन के बर्तन, जिन्हें हम चाइनीज डिश बोलते हैं, वो पहुंचने लगे। एशिया से सोना और चांदी ये भी सिल्क रूट से आने लगे, और सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच गए। जैसे भारत से भी बौद्ध धर्म पहुंचा, ईसाई धर्म आया समुद्री मार्ग के द्वारा ही, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इस्लाम धर्म वो ज़मीनी तौर पर आया। तो ये कह सकते हैं रेशम मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। इस पॉइंट पर ध्यान रखिए, यानी यहाँ से यहाँ तक कि रेशम मार्ग को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि रेशम की मांग की वजह से एक देश दूसरे देश से जुड़ गया, इसलिए। अगला है कि क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे, यानी क्रिश्चियन युग से पहले, जो ईसा मसीह का समय माना जाता है, उससे भी पहले की बात कर रहा है, और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। अब आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए, हमारा चैप्टर का नाम था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी पूरे विश्व का किसी न किसी तौर पर जुड़ना भूमंडलीकृत है। बात समझिए मेरी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जो हम पढ़ रहे हैं। ऐसे समझिए कि क्या सारे देश एक ही जगह पर हैं? नहीं, इस पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगह है, सबके बीच में दूरियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक देश की, दूसरे देश की या किसी तीसरे देश की संस्कृति के बारे में जानते हैं। आज तो हम मीडिया को बोल सकते हैं क्योंकि डिजिटल इंडिया है, लेकिन क्या इससे पहले एक देश के बारे में, कहाँ पर आलू है, कहाँ पर रेशम का कपड़ा है, कहाँ पर मसाले अच्छे हैं, ये क्या था भाई? इन चीज़ों की पूर्ति के लिए किसी देश में मान लीजिए कपड़ा अच्छा है, कहीं पर मसाले अच्छे हैं। तो लोगों में आवागमन बनना, जैसे अलिफ लैला में सिंधबाद की यात्राएं पड़ी होंगी, व्यापार के लिए लोग समुद्री मार्ग की यात्राएं करते थे, तो लोगों का एक दूसरे से जब मिलना घुलना होगा, एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, तो वो अपनी न केवल चीज़ों को, अपनी चीज़ों को न केवल दूसरे देशों तक पहुंचाएंगे, बल्कि अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपने धर्म को भी लोगों से बांटेंगे। तो इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को जानेंगे। यही तरीके इस चैप्टर में समझाया गया कि कैसे पूरा विश्व भूमंडलीकृत हो गया, एकीकृत हो गया। तो रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। आगे समझते हैं।
अब है भोजन की यात्रा। अभी हमने कपड़े के बारे में पढ़ा, अब भोजन के बारे में पढ़ते हैं। स्पेघेती और आलू। देखिए आलू के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले स्पेघेती समझाते हैं। स्पेघेती यानी नूडल, सेवैयाँ, सैमरी चीन की देन है, जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। यानी समझिए, पहले हमने कपड़ों के बारे में बात की, उसके द्वारा भूमंडलीकृत विश्व बना, यानी एक दूसरे से जानकारी हुई सिल्क रूट के द्वारा। फिर सोना चांदी भी पहुंचा, और भी चीज़ें पहुंचने लगी। अब भोजन की बात आ रही है, जैसे सब्जियां हैं, मसाले हैं, जो भी मैं बता रहा था। तो स्पेघेती यानी जिसे हम नूडल बोलते हैं, वो चीन की देन है, वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुंचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण यानी सेवइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पेघेती। यानी इटालियन में नूडल को क्या कहा जाता है? स्पेघेती, या कह सकते हैं नूडल ही स्पेघेती है, लेकिन इटालियन में। आज के कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू है, मिर्च है, टमाटर है, मक्का है, सोया है, मूंगफली है, शकरकंद है, यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों की खोज निकाला। दोबारा सुन लीजिए कि ये आलू, मक्का, टमाटर, मूंगफली, शकरकंद ये यूरोपीय देशों में कब आए? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोजा था। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, सिल्क रूट से हम जुड़े, सिल्क रूट की पूर्ति के लिए हम एक देश से दूसरे देश को खोज निकाला, पहुंचने लगे। अब भोजन की यात्रा में स्पेघेती यानी नूडल, जो चीन की देन है, वो सभी देशों में धीरे धीरे पहुंचने लगा। अब बात आ रहा है जैसे सब्जियां हैं, है ना, आलू है, टमाटर है, शकरकंद है, मक्का है, मूंगफली है, सोया, जो भी है, ये सब किसकी वजह से? कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से किसको खोज लिया? अमेरिकी महाद्वीप को। तो इस प्रकार हम भोजन को भी, यानी भोजन को भी एक मार्ग मान सकते हैं। किसका? एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का, चाहे वो व्यापारिक माध्यम हो सकता है, ये हम पहले भी समझे थे। तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है, इसको आप थोड़ा सा दोबारा पढ़ें, थोड़ा टिपिकल लगेगा, लेकिन अगर एक बार यहाँ तक का आपके माइंड में सेटअप बैठ गया तो डेफिनेटली आप आगे की वीडियो समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ, और इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।